ट्रेडिंग इन द जोन के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडिंग पर धारणा का प्रभाव। यदि बाहरी परिवेश अपने को अनंत संयोजनों में अभिव्यक्त करता है तो वस्तुतः अपने अस्तित्व की प्रकृति को जानने के लिए उपलब्ध धारणाओं की संख्या और प्रकारों की भी कोई सीमा नहीं है। यह इस बात को कहने का विस्तृत तरीका है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। फिर भी मानवता की प्रकृति के सामान्य अवलोकन के लिए मैं कहूँगा कि हम निश्चित ही अपना जीवन इस बयान के अनुरूप नहीं जीते हैं। यदि यह सत्य है तो हर संभावित चीज़ पर विश्वास करना होगा। तो हम एक दूसरे के साथ हमेशा तर्क वितर्क और संघर्ष क्यों करते हैं? हम सब अपने जीवन को उस तरह अभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकते जो हमारी धारणाओं से मिली सीख को प्रतिबिंब करता हो? हमारी दूसरों को अपनी धारणाओं की वैधता पर यकीन दिलाने और उनकी धारणाओं की वैधता को खारिज करने के अविरत प्रयास के पीछे कुछ तो होगा। किसी भी छोटे या बड़े या सबसे कम से अधिक महत्वपूर्ण टकराव पर विचार करें, भले ही वो लोगों के संस्कृतियों, समाजों या राष्ट्रों के बीच के हों, वो हमेशा धारणाओं के बीच संघर्ष का परिणाम होते हैं। हमारी धारणा का वो कौन सा लक्षण है जो इसे अन्य धारणाओं के प्रति अहिंसापूर्ण बनाता है? कुछ मामलों में हम इतने असहिष्णुपूर्ण होते हैं कि हम अपनी बात की साबित करने के लिए एक दूसरे की हत्या को भी तैयार रहते हैं। मेरा अपना सिद्धांत है कि धारणाएं केवल संरचनात्मक ऊर्जाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी ऊर्जा है जो कम से कम आपकी जागरूकता की हद तक सचेत प्रतीत होती है। अन्यथा जो हमारे भीतर है हम उसे अपनी बाहर के पहचानने की क्षमता द्वारा कैसे समझ सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं? जब नहीं होने वाली हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिन सूचनाओं या स्थितियों को सामना हो रहा है वो हमारी धारणाओं का विरोधाभासी है। मेरे पास बस यही एक स्पष्टीकरण है कि हर एक धारणा में ऐसी गुण होती है जो जागरूकता या आत्म जागरूकता कुछ भी हो सकता है, जो उससे इस तरह काम करवाता है जैसे उसने किया है। ऊर्जा के विचार जिसमें कुछ हद तक जागरूकता होती है, वह संभवतः आपसे अधिकांश लोगों को स्वीकार नहीं होगा, लेकिन इसमें हम अपनी सामूहिक प्रकृति के बारे में कुछ ऐसा देख सकते हैं जो संभावनाओं का समर्थन करता हो। पहला, हर कोई चाहता है कि उस पर विश्वास किया जाए, उसकी धारणा चाहे कुछ भी हो। विश्वास किया जाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी संरचनात्मक अनुभूतियाँ सार्वभौमिक हैं, अर्थात वे सब पर लागू होती हैं। इसके विपरीत कोई भी आत्मविश्वास का पात्र नहीं बनना चाहता। यह अच्छा नहीं लगता। यदि मैं कहूँ मुझे आप पर विश्वास नहीं, तो आपके शरीर व मन में जो नकारात्मक अनुभूति उत्पन्न होगी वो सार्वभौमिक है। इसी तर्ज पर हम में से कोई भी अपने विश्वास पर चुनौती नहीं चाहता। यह चुनौती हमले जैसे लगती है। हर व्यक्ति वो भले ही किसी भी धारणा का हो, उसकी प्रतिक्रियाओं में तर्क अपना हमारी धारणाएं बचाव और स्थिति के अनुसार बदले में हमला करने का आत्म प्रक्रिया होगी। अपने को व्यक्त करते हुए हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए। यदि हमें लगे कि लोग हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। पुनः मुझे लगता है कि यह सार्वभौमिक प्रतिक्रिया है। इसके विपरीत अच्छा श्रोता बनना क्यों कठिन है? क्योंकि अच्छा श्रोता बनने के लिए हमें सचमुच सुनना भी होगा, बिना इस पर विचार किए कि हम अपनी बात को कहने के लिए वक्ता कौन सा या रुखाई अर्थात किस तरह बोलेंगे से रोकेंगे। हमारी बिना रुके सुनने की अक्षमता के पीछे कौन सी बाध्यकारी शक्ति है? क्या हमें समान धारणा वाले लोगों के साथ रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ हमें राहत व सुरक्षा महसूस होती है? क्या हम असमान या विरोधी धारणाओं वाले लोगों से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि हमें यह असहज या जोखिमपूर्ण महसूस होता है? इसमें बुनियादी बात यह है कि हम जैसे ही कोई धारणा बनाते हैं वो अपनी लगाम खुद थाम लेती है। इस कारण हम उनके जैसी चीज़ों को पहचानते हैं और उनकी तरफ आकर्षण होते हैं और विरोधी या विरोधाभासी चीज़ों से दूर रहते हैं। यदि धारणाओं की बड़ी विविधात्मक संख्या पर विचार करें तो आकर्षक या राहत देने वाले अथवा डराने वाली यह अनुभूतियाँ सार्वभौमिक हैं, तो हर धारणा में अपने अस्तित्व को लेकर कुछ चेतना ही होनी चाहिए। यह चैतन्य संरचनात्मक ऊर्जा को इस तरह विशिष्ट व्यवहार करना चाहिए जो हम सबके एक समान हो। धारणा के बुनियादी लक्षण। ट्रेडिंग के 5 बुनियादी सत्यों को अपने मानसिक परिवेश के कार्यात्मक स्तर पर प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए आपको इन 3 बुनियादी लक्षणों को समझना होगा।
ऐसा लगता है जैसे धारणाओं का अपना जीवन है और इसी कारण वो अपने वर्तमान प्रारूप में बदलाव करने वाली हर शक्ति का विरोध करती है। सभी सक्रिय धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं। धारणाएं लगातार काम करती रहती हैं, भले ही हमें अपने मानसिक परिवेश में उनकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता हो या नहीं। धारणा अपने वर्तमान स्वरूप में बदलाव करने वाली प्रत्येक शक्ति का विरोध करती है। हम भले ही धारणाओं को अपनी संरचनात्मक अखंडता को कायम रखने का आधारभूत गतिविज्ञान को न समझते हों, लेकिन हमें उन्हें अत्यधिक दबाव या शक्ति का सामना करते हुए उन्हें काम करते देख अवश्य सकते हैं। पूरे मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों को किसी मुद्दे या उद्देश्य की धारणा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपनी धारणा का उल्लंघन करने की अभिव्यक्ति की जगह हर तरफ से अपमान, यंत्रणा और मृत्यु तक को चुना था। यह दर्शाता है कि धारणाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं और इनमें से थोड़े भी बदलाव, उल्लंघन या किसी भी प्रयास का सीमा तक प्रतिरोध कर सकती हैं। धारणा ऐसी ऊर्जा या शक्ति प्रतीत होती है जो स्वाभाविक रूप से अन्य शक्तियों का विरोध करती हैं, जो उसे वर्तमान प्रारूप के अलावा किसी भी अन्य प्रारूप में पेश करते हों। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि इन्हें बदला नहीं जा सकता? कतई नहीं। इसका बस यह अर्थ मतलब है कि यह समझना होगा कि इन पर काम कैसे किया जाए। धारणा में बदलाव संभव है, लेकिन यह उस तरह नहीं होता जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। मुझे लगता है कि एक बार जब धारणा बन जाती है तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे एक या अधिक धारणाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वे इस तरह से लुप्त हो जाते हैं जैसे कभी थी ही नहीं। इस बयान का आधार भौतिक के प्राथमिक नियमों में एल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिक समुदाय के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही समाप्त हो सकती है। इसे केवल रूपांतरित कर सकते हैं। यदि धारणा ऊर्जा है, संरचनात्मक सचेत ऊर्जा जो अपने अस्तित्व से परिचित है, तब भौतिकी का यह सिद्धांत धारणा पर लागू होगा। अर्थात यदि हम इसे समाप्त करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। यदि आपको पता है कि कोई या कुछ आपको नष्ट करने का प्रयास कर रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी रक्षा करेंगे, मुकाबला करेंगे और संभव ही उससे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएं, जैसा उस खतरे को जानने से पहले थे। हमारी यह धारणा हमारी अपने बारे में सोच का घटक होती है। इसलिए यह मानना गलत नहीं है कि खतरा महसूस होने पर हमारी हर धारणा ऐसी प्रतिक्रिया देती है जो सभी हिस्सों की सामूहिक प्रतिक्रिया से सुसंगत होती है। यह सिद्धांत तब भी खरा उतरता है जब हम किसी विशिष्ट कष्टदायी धारणा के ना होने का दिखावा करते हैं। यदि आप किसी सुबह सोकर उठे और सब लोग आपको नज़रअंदाज करने लगे और ऐसे दिखाए जैसे कि आप हैं ही नहीं, तो आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे? आप शायद किसी को कंधे से पकड़ लेंगे और सीधा उसके सामने खड़े होकर उसे आप ध्यान देने के लिए मजबूर करने का प्रयास करेंगे। पुनः यदि जानबूझकर अनदेखा की जाए तो हर धारणा एक ही तरह से काम करेगी। वो विचार, प्रतिक्रिया या व्यवहार द्वारा हमारी चेतना को जबरन अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने का रास्ता निकालेगी। अपनी धारणाओं पर काम करने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका है कि उन्हें धीरे धीरे निष्क्रिय या अनुपयोगी बनाएं और उनमें से ऊर्जा निकालते रहें। मैं इस प्रक्रिया को डीएक्टिवेशन कहता हूँ। डीएक्टिवेशन के बाद धारणा का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहेगा, तो तकनीकी रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें अंतर यह होगा कि अब धारणा में कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा ना होने पर इससे हमारे सूचनाओं पर, नज़रिए या अन्य व्यवहार के प्रति कोई संभावित प्रभाव नहीं होता। अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तब मुझे सेंटा क्लॉस और टूथ फेरी दोनों पर विश्वास करना सिखाया गया था। यह दोनों मेरी मानसिक व्यवस्था पर ऐसे दो उदाहरण हैं जो अब निष्क्रिय गैर परिचालक धारणाएं हैं। यह निष्क्रिय होने के बाद भी मेरी मानसिक व्यवस्था में मौजूद हैं, बस अब ऊर्जा रहित अवधारणाएं हैं। यदि पिछले 2 अध्याय को याद करें तो मैंने वहां धारणाओं को एकत्रित अनुभवों या शब्दों को ऊर्जान्वित अवधारणा प्रारूपों या संयोजन बताया था। इस अवधारणा से ऊर्जा निकल चुकी है, लेकिन यह अवधारणा अभी भी वहीं पर अपने मूल के रूप में सही सलामत मौजूद है। हालांकि ऊर्जा ना होने का कारण इसके मेरे सूचना, बोध या व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। तो मैं यहाँ कंप्यूटर या टाइपिंग कर रहा हूँ और अभी कोई मेरे पास आकर कहे कि सेंटा क्लॉस दरवाजे पर खड़ा है, तो आपके अनुसार मैं इस सूचना को किस तरह परिभाषित और व्याख्यात करूँगा? निश्चित ही मैं इसे अप्रासंगिक
या मजाक समझूंगा। लेकिन यदि मैं 5 वर्ष का हूँ और मेरी माँ ने मुझे कहा कि सेंटा क्लॉज दरवाजे पर है, तो उनके शब्द फ़ौरन मुझे सकारात्मक आवेशित ऊर्जा के विशाल भंडार में ले जाएंगे और मैं फटाफट उड़कर जितना हो सके उतनी तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ जाऊंगा। मैं रुक नहीं सकूंगा, मैं बीच में आने वाली हर बाधा को पार कर जाऊंगा। जिस वक्त मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि सेंटा क्लॉज नहीं होते, निश्चित ही मेरा पहली प्रतिक्रिया आत्मविश्वास की थी। मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ और ना ही मैं उन पर अब विश्वास करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया। हालांकि उनके मुझे यकीन दिलाने से मेरी सेंटा क्लॉज की धारणा नष्ट नहीं हुई या इससे यह पूर्णतः समाप्त नहीं थी, बस इस धारणा की सारी ऊर्जा चली गई। मुझे नहीं पता कि यह ऊर्जा कहाँ गई, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि इनमें से थोड़ी सी ऊर्जा सेंटा क्लॉज के ना होने की धारणा में हस्तांतरित हो गई। अब मेरी मानसिक व्यवस्था में दुनिया की प्रकृति को लेकर 2 परस्पर विरोधी अनुमान थे। एक सेंटा क्लॉज होते हैं, दूसरा सेंटा क्लॉज नहीं होते। इसमें धारणाओं में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, उन दोनों के बीच का अंतर, पहले में लगभग शून्य ऊर्जा हुए, दूसरे में ऊर्जा मौजूद है। अंतः कार्यात्मक नज़रिए से देखें तो इनमें किसी तरह का विरोध या संघर्ष नहीं था। मैं कहता हूं कि यदि किसी धारणा को निष्क्रिय किया जा सकता है तो किसी भी धारणा को अक्रियाशील भी किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद सभी धारणाएं अपने वर्तमान स्वरूप में बदलाव करने वाली प्रत्येक शक्ति का विरोध करती हैं। अपनी धारणा के प्रभावी ढंग से बदलाव करने का रहस्य इस समझ और इसके बाद के इस यकीन में है कि हम वस्तुतः अपनी धारणाओं को बदल नहीं रहे हैं, हम बस इन्हें एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं। इसमें जो हमें अपनी इच्छा पूर्ति और लक्ष्य प्राप्ति में मदद के लिए अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। सभी सक्रिय धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं। धारणाओं को 2 बुनियादी वर्ग है, सक्रिय और निष्क्रिय। इन दोनों के बीच का अंतर सरल है। सक्रिय धारणाएं ऊर्जित होती हैं, इनके पास हमारे द्वारा प्राप्त सूचनाओं और व्यवहार पर शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। निष्क्रिय धारणाएं इसके ठीक उलट होती हैं। यह ऐसी धारणा है जिसमें कई कारण से ऊर्जा नहीं है या बहुत कम ऊर्जा है, इससे हमारे द्वारा प्राप्त सूचनाओं और हम अपने को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं इससे प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। जब मैंने कहा कि सभी सक्रिय धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे मानसिक परिवेश की सभी धारणाओं पर लागू होगा कि वे अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया में क्या गलत है, तो इस गलत शब्द से आपके दिमाग में दुनिया के स्वभाव को लेकर वह विचार आएंगे जो आपके अनुसार चिंताजनक या परेशान करने वाले हैं, सिवाय तब के जब आपको दुनिया में कुछ भी चिंताजनक ना लगता हो। यहाँ मुद्दा यह है कि अगर आपको कुछ चिंताजनक लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सवाल करने से पहले ही उनके बारे में सोच रहे हों, लेकिन मेरे सवाल करते ही इस मुद्दे से संबंधित आपकी धारणाएं फ़ौरन ही आपकी चेतन प्रक्रिया में सबसे आगे आ जाएंगी, जिसके फलस्वरूप वह सुने जाने की मांग करने लगेंगी। मैंने कहा कि धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं क्योंकि जब हम किसी अपनी धारणाओं को जागृत कर देते हैं तो लगता है जैसे हम इस ऊर्जा प्रवाह को रोक नहीं सकते या उन भावनात्मक संवेदनशील मुद्दों या धारणाओं के लिए विशेष रूप से सत्य हैं जिन्हें हम पूरी गहराई से महसूस करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने धारणाओं को अभिव्यक्त होने से क्यों रोकना चाहूँगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक स्थिति पर विचार करें जहां आप अपने कार्यालय में अपने से वरिष्ठ पदस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं, या आपको वो बात पूरी तरह बेतुकी लग रही है। यहाँ आप अपना सच अभिव्यक्त करेंगे या चुप रहेंगे, यह आपकी धारणा पर निर्भर करता है। उस अवस्था में आपको क्या करना सही लगता है। यदि आपका धारणा कहेगी कि आपका बोलना अनुचित है और इस धारणा में उसकी विरोधी धारणा से अधिक ऊर्जा होगी, तो शायद आप चुप रहें और खुलकर तर्क वितर्क ना करें। आप शायद उस व्यक्ति अपने बॉस को देखते हुए सहमति से सिर हिलाते रहेंगे, लेकिन क्या आपका दिमाग सहमत है? इससे बढ़कर क्या आपका दिमाग मौन रहेगा? कतई नहीं। आप इस मुद्दे पर अपने बॉस की हर बात काटते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपकी धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं, लेकिन वे प्रकट रूप से बाहर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती क्योंकि अन्य धारणाएं विरोधी शक्तियों के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बाहरी
बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग तलाश ही लेंगी, है ना। जैसा आपने उनसे दूर होंगे, आप भारहीन होने या अपने तर्क उगलने का कोई संभावित रास्ता तलाशने लगेंगे। आप संभवतः किसी संवेदनशीलता के साथ सुनने वाले किसी व्यक्ति के सक्षम अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। यह एक उदाहरण है कि हमारी धारणाएं बाहरी परिवेश के साथ टकराव होने पर किस तरह अभिव्यक्त होती हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हमारी एक या अधिक धारणाओं का हमारी मंशा, लक्ष्य, सपनों, इच्छाओं या आकांक्षाओं के साथ टकराव हो जाए। ऐसी टकराव की सीमाओं का हमारी ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव होता है। जैसा हमने पहले भी सीखा है, धारणाएं बाहरी परिवेश में अपनी अभिव्यक्ति में विभेद उत्पन्न कर सकती हैं। यह विभेद परिभाषिक रूप से सीमाएं हैं। वहीं दूसरी ओर हमने जितनी धारणाओं को जाना है, मानव चेतना उन सब में बहुत बड़ी प्रतीत होती है। मानव चेतना के इस बहुत बड़े होने के गुण के कारण हम विचार करने के लिए किसी भी दिशा को चुन सकते हैं, जो हमारी धारणाओं के भीतर या बाहरी कहीं भी हो सकती है। अपनी धारणाएं सीमा से बाहर विचार करने को आमतौर पर रचनात्मक विचारशीलता कहते हैं। जब हम जानबूझकर किसी धारणा पर सवाल उठाते हैं, अपने ज्ञान पर सवाल करते हैं और पूरी गंभीरता से जवाब पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम उस पर मुद्दे के लिए अपने दिमाग को शानदार विचार, प्रेरणा या समाधान उपलब्ध करवाते हैं। रचनात्मकता की परिभाषा है कि किसी ऐसी चीज़ को सामने लाना जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। जब हम अपने दिमाग को रचनात्मक विचारशीलता के मोड में लाते हैं, तो हमें ऐसी सोच या विचार परिभाषानुसार स्वतः ही मिलने लगते हैं, जो हमारे तर्कशील दिमाग में धारणा या स्मृति के रूप में पहले से मौजूद किसी अन्य चीज़ से पूरी तरह अलग होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि कलाकारों, आविष्कारों और धार्मिक या वैज्ञानिक समुदाय को इस पर कभी महत्व नहीं रहा कि यह रचनात्मक उत्पन्न सूचनाएं निश्चित रूप से कहाँ से आती हैं। हालांकि मैं बस इतना जानता हूँ कि यह रचनात्मक अनंत और असीमा रहित प्रतीत होती है। यदि हमारे विचार करने की कोई सीमा है, तो निश्चित ही आप भी हमें वो मिली नहीं है। ज़रा सोचिए, बीते 50 वर्षों में तकनीकी ने किस तेज़ी से तरक्की की है। मानवता के विकास क्रम में हर एक आविष्कार या प्रगति उन लोगों के दिमाग की उपज है जिन्होंने इस पर विश्वास करना सीखा और उन तय दायरों से बाहर जाकर विचार करने की इच्छा जताई। यदि हम सभी में जन्म से ही रचनात्मक विचारशीलता की क्षमता, और मुझे लगता है कि यह है, तो संभवतः ही हम वह भी कर सकते थे जिसे मैं रचनात्मक अनुभव कहता हूँ। रचनात्मक अनुभव की मेरी परिभाषा है कि किसी भी नई या हमारी धारणाओं द्वारा तय सीमाओं के बाहर किसी चीज़ को अनुभव करना। यह कुछ नया देखना हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है, जबकि यह बाहरी परिवेश हमेशा से मौजूद था, या हमने किसी नई आवाज़, गंध, स्वाद या स्पर्श का अनुभव किया। रचनात्मक अनुभव भी रचनात्मक विचारों, प्रेरणा, अभ्यास और शानदार विचारों की तरह अचानक ही आते हैं, या हमारे चैतन्य निर्देशन का परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, इसका अनुभव होने पर हमें बड़ी मनोवैज्ञानिक दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रचनात्मक घटना भले ही वो विचार के रूप में हो या अनुभव के रूप में, हमें किसी भी ऐसी चीज़ के प्रति आकर्षित करती हैं या ऐसी इच्छा जागृत कर सकती हैं जिसका हमारी एक या अधिक धारणाओं के सीधा टकराव हो। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हम बच्चे और कुत्ते का उदाहरण पर वापस लौटते हैं। याद कीजिए, उस बच्चे को कुत्ते के साथ कुछ कष्टकारी अनुभव हुए थे। पहला अनुभव परिवेश के नज़रिए से वास्तविक था, हालांकि दूसरा अनुभव उसका परिणाम होगा कि उसका दिमाग सूचनाओं को किस तरह संबंधित करता है, जो संबंध जोड़ने और कष्ट बचाव तंत्र पर निर्भर करेगा। मान लीजिए उस पहले नकारात्मक आवेशित अनुभव के वक्त वह बच्चा बहुत छोटा था, तो वयस्क होने पर प्रक्रिया में वो अपनी स्मृतियों और विशिष्ट शब्द और धारणाओं जोड़ने के साथ ही कुत्तों के स्वभाव को लेकर भी एक धारणा निर्मित कर लेगा। यह सोचना गलत नहीं होगा कि वो सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं जैसी कोई धारणा गढ़ लेगा। यहाँ सभी शब्द का उपयोग होने से बच्चे में इस तरह की धारणा बनी जिसने उसे विश्वास दिलाया कि उसे सभी कुत्तों से बचना चाहिए। उसके पास अपनी धारणा पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि हर अनुभव उसके सही होने की पुष्टि व समर्थन करता है। हालांकि वो और दुनिया में सभी रचनात्मक अनुभवों को लेकर संवेदनशील होगा। सामान्य स्थितियों में बच्चा हर प्रयास करेगा कि उसका कुत्ते से सामना ना हो, लेकिन यदि कुछ अन्यास
और अप्रत्याशित हो जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए वह बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा है और इस कारण उसने अपने सुरक्षित व संरक्षित महसूस कर रहा है। अब मान लीजिए वह उसके माता पिता ऐसे अंधे मोड़ पर आते हैं जहां उन्होंने दूसरी तरफ या कुछ नहीं दिख रहा। तब उन्हें एक दृश्य दिखता है कि उसी बच्चे का हम उम्र लड़का कुछ कुत्तों से खेल रहा है और जाहिर है कि उसे इसमें खूब मज़ा भी आ रहा है। वह रचनात्मक अनुभव है। बच्चे का ऐसी ही निरपवाद सूचना से सामना होगी कि कुत्तों के स्वभाव को लेकर उसकी धारणा सच नहीं थी। अब क्या होगा। पहला, यह अनुभव बच्चे के लिए अज्ञात था। वो जिसे सच मानता था उस अवधारणा की विरोधी सूचना पाने का फैसला उसने खुद नहीं लिया था। हम इसे अन्याय रचनात्मक अनुभव कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बाहरी परिवेश के कारण उसका कुछ ऐसी संभावनाओं से सामना हुआ था जिसकी मौजूदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। दूसरे अन्य बच्चों को कुत्ते के साथ खेलता देखकर और उसे हानि ना होती देखने से उसके दिमाग में भ्रम उत्पन्न होगा। यह भ्रम दूर होने के बाद अर्थात जब वह इस संभावनाओं को स्वीकार करने लगेगा कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते हैं, इससे कई परिदृश्य उभर सकते हैं। अपनी ही उम्र के अन्य बच्चों जिनसे उससे एक एकात्मक महसूस होगा कि कुत्तों के साथ इतना मज़ेदार समय बिताना देखने पर वह बच्चा भी यह फैसला कर सकता है कि वो भी कुत्तों के साथ खेलकर अन्य बच्चों जैसा बनना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो इस अन्याय पर रचनात्मक स्थिति ने उसे अपने इसको इस तरह अभिव्यक्त करने के लिए आकर्षित किया जिस संभावना कुत्ते के साथ खेलना पर उसे इससे पहले यकीन नहीं था, बल्कि यह विचार इतना असंभव था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अब वो न केवल ऐसा करने के बारे में सोच रहा है बल्कि यह उसकी इच्छा भी है। क्या वो अपनी इच्छा के अनुरूप अभिव्यक्ति कर सकेगा। इस सवाल का जवाब ऊर्जा गति विज्ञान का विषय है। बच्चे में दो शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका एक दूसरे से सीधा टकराव है। इसकी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं कि धारणा तथा बाकी बच्चों की तरह मज़े करने की इच्छा के बीच अभिव्यक्ति प्रतिद्वंद्विता है। अगली बार वह कुत्ते को जिस तरह सामना करेगा यह उसकी धारणा और इस इच्छा की ऊर्जा अधिकता से तय होगा। उसकी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं। धारणा की ऊर्जा को देखें तो सहज अनुमान हो जाएगा कि उसकी धारणा में उसकी इच्छा से ज़्यादा ऊर्जा है। यदि ऐसा है तो अगली बार भी कुत्ते से सामना होगा। निराशाजनक रहेगा। भले ही वो कुत्ते को छूना या दुलारना चाहता हो, लेकिन वो पाएगा कि अभी भी वो उससे संपर्क नहीं बना पा रहा। यहाँ उसकी धारणा से सभी शब्द पंगु बनने वाले हैं जो उसे अपनी इच्छा पूरी करने से रोक देगा। भले ही उसे पता हो कि वह जिस कुत्ते को दुलारना चाहता है वो खतरनाक नहीं है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो उसे तब दुलार नहीं सकता जब तक ऊर्जा संतुलन इसकी इच्छा के पक्ष में नहीं हो जाता। यदि बच्चा वास्तव में कुत्ते के संपर्क में करना चाहता है तो उससे अपने भय को काबू करना होगा। इसका अर्थात है कि उसे अपनी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं कि धारणा को अक्रियाशील करना होगा ताकि वह कुत्तों से संबंधित उस यथोचित धारणा को स्थापित कर सके जो उसकी इच्छा के अधिक अनुकूल है। हम जानते हैं कि कुत्ते अपने को प्रेमपूर्ण से लेकर खतरनाक व आक्रामक वर्गों तक कई तरीक़ों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह धारणा अपनाना अच्छा होगा कि ज़्यादातर कुत्ते मित्रवत नहीं हैं, लेकिन कुछ खतरनाक और आक्रामक भी हो सकते हैं। इस धारणा से उसे यह सीख मिलेगी कि वह कुत्ते के उन लक्षणों और व्यवहार पैटर्न को पहचाने जिससे कि उसे पता लगे कि किस कुत्ते से खेलना है और किससे दूर रहना है। फिर भी यह बड़ा मुद्दा है कि बच्चा सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं धारणा में से सभी को कैसे अक्रियाशील कर सकता है ताकि वो अपने भय को काबू कर सके। याद रखिए, सभी धारणाएं ऐसी किसी भी शक्ति का स्वाभाविक रूप से विरोध करती हैं जो उनके वर्तमान स्वरूप में बदलाव करती हों, लेकिन जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया, सही रास्ता यही है कि वो इस धारणा को बदलने का प्रयास न करे, बल्कि वह इसमें से ऊर्जा निकालकर इस ऊर्जा को दूसरी धारणा की तरफ प्रवाहित करे जो उसके उद्देश्य के अधिक अनुरूप है। सभी शब्द अवधारणा को अक्रियाशील करने के लिए बच्चे को कुत्ते के साथ सकारात्मक आवेशित अनुभव निर्मित करना होगा। उसे कभी न कभी भय से ऊपर उठकर किसी कुत्ते को स्पर्श करना ही होगा। ऐसा करने के लिए बच्चे को समय लेते हुए काफ़ी प्रयास करना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत में कुत्ते से संबंधित नया एहसास केवल इतना मजबूत होगा कि कुत्ते से थोड़ी दूरी उपस्थित रह सकेगा, वहाँ से भागेगा नहीं। हालांकि इसका जब भी कुत्ते से सामना होगा, भले ही वो दूर से ही हो सही, जिससे नकारात्मक परिणाम नहीं हो,
तो उससे उसकी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं कि धारणा से नकारात्मक ऊर्जा को कम होती जाएगी। अंत में हर नया सकारात्मक अनुभव उसके व कुत्ते के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करता जाएगा। एक बिंदु पर यह इतना कम हो जाएगा कि वह उसे सच में छू सकेगा। ऊर्जा गति विज्ञान के नज़रिए से वह कुत्ते को तभी छू सकेगा जब उसकी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं कि धारणा से उसकी इच्छा कम से कम 1 डिग्री ज़्यादा प्रबल होगी। जिस क्षण वह कुत्ते को सचमुच स्पर्श करेगा, इससे वह प्रभाव उत्पन्न होगा जो सभी अवधारणा की बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर उसे उस धारणा के हस्तांतरित कर देगा जो उसके नए अनुभव को इसके अधिक नज़दीक होगी। हालांकि यह शब्द इतनी आम बात नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपने को इतना प्रेरित किया है कि वो अपने उद्देश्य पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया से गुजर सकें। हालांकि इन्हें ऐसे गति विज्ञान की कभी जानकारी नहीं हुई। जिन लोगों ने अपने बचपन के किसी इस स्तर के भय को काबू किया, उन्होंने ऐसा अक्सर कई वर्षों की क्रमहीन कार्रवाई से किया है। उन्हें पता है नहीं होगा कि वो ऐसा कैसे कर सकें। जब जब उन्होंने किसी सक्षम पेशेवर से मदद ना ली हो, बाद में वयस्क होने पर यदि उनसे पूछा जाए कि यदि आपके उनके सामने ऐसी स्थिति आए जो उन्हें उसके उस अतीत को याद दिला दे, जैसे ऐसे बच्चे को देखना जो खुद से कुत्ते से भयभीत हों, तो वे अक्सर जिस प्रक्रिया से गुजरे हैं उसका मुझे याद है कि मैं भी कुत्ते से डरता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कहकर वर्णन करते हैं। इस पहले परिदृश्य का अंतिम परिणाम यह होगा कि बच्चा अपने भय को काबू करके अपने कुत्ते के स्वभाव को लेकर सहमति करने वाली धारणाओं और क्रियाशील करेगा। इस तरह से वो अपने को इस तरह अभिव्यक्त कर सकेगा जो उसे अच्छा लगेगा, अन्यथा उसके लिए कोई ऐसा करना असंभव रहेगा। दूसरे परिदृश्य जिनके बच्चे ने कुत्ते से मिले असावधानीवश रचनात्मक अनुभव का यह परिणाम होगा कि उसे कुत्ते के साथ खेलने की संभावना कभी आकर्षित नहीं करेगी। अन्य शब्दों में उसे कुत्ते के संपर्क बनाए या अन्य बच्चों जैसा बनने की परवाह नहीं होगी। इस मामले में उसकी धारणा कि सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं और नया एहसास कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते उनके मानसिक परिवेश में परस्पर विरोधी अवधारणाओं के रूप में भी बने रहेंगे। ऐसा उदाहरण है कि जिसे मैं सक्रिय विरोधाभासी कहता हूँ। यहाँ 2 सक्रिय धारणाओं में एक दूसरे के साथ सीधा टकराव है और अन्य दोनों ही अभिव्यक्त होनी चाहिए। इस उदाहरण में पहली धारणा बच्चे के मानसिक परिवेश में बुनियादी स्तर पर मौजूद है और इनमें नकारात्मक आवेशित ऊर्जा अधिक है। दूसरी धारणा अधिक सतही स्तर पर है और इसे सकारात्मक आवेशित ऊर्जा बहुत कम है। इस स्थिति का गतिविज्ञान रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि धारणाएं हमारी प्राप्त सूचनाओं को नियंत्रित करती हैं। सामान्य स्थितियों में बच्चे में कुत्ते के साथ संपर्क बनाने की अवधारणा नहीं है, लेकिन जब वो अन्य बच्चों के साथ खेलते देखता है तो उसके मानसिक परिवेश में यह सकारात्मक आवेशित अवधारणा निर्मित होती है कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते, कुछ मित्रवत भी होते हैं। हालांकि उसने अपनी सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं कि धारणा में सभी को अक्रियाशील करने के लिए कुछ नहीं किया। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि धारणाओं में खुद को अक्रियाशील करने की क्षमता नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप हमारे मानसिक परिवेश में मौजूद धारणाएं उनके जन्म के क्षण से हमारे मरने के क्षण तक कायम रहती हैं, सिवाय तब जब हम उन्हें अक्रियाशील बनाने के लिए कोई कदम उठाएं। हालांकि इस परिदृश्य में बच्चे को अपने भय से बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं है और इस कारण उसे इस भय से बाहर निकलने के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं है। अतः बच्चे में ऐसा सक्रिय विरोधाभास रहेगा जहां उसकी न्यूनतम आवेशित धारणा कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते, उसे कुत्ते के साथ खेलने की क्षमता मिलने की संभावना है। लेकिन अपने कुत्तों के खतरनाक होने की शक्तिशाली आवेशित धारणा के कारण उसका जब भी कुत्ते से सामना होगा उसे कुछ सीमा तक अवश्य भयभीत रहेगा, भले ही वह यह भय इतना ना हो कि वो आंतरिक होकर भाग निकले, क्योंकि दूसरा धारणा भय को कुछ हद तक कम कर दिया होगा, लेकिन इसमें भय अवश्य ही होगा जो उसे असहज करने के लिए पर्याप्त है। इसमें यह देखने की क्षमता होगी और इस कारण उसे पता होगा कि यह स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके साथ ही भय उसे पंगु भी बना देगा। यह तब उलझाने वाला होगा जब यह हम न जान समझते हों कि हमने अपनी रचनात्मक सोच या अन्याय रचनात्मक अनुभव द्वारा जिसे महसूस किया
उसमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी ऊर्जा हो कि वो हमारे मानसिक परिवेश में प्रबल शक्ति बन सके। दूसरे शब्दों में हमारी नई जागरूकता या खोज में इतनी ही शक्ति होगी कि वो हमारी सूचनाओं के नज़रिए से विश्वसनीय शक्ति बन सके, जिससे हम उन संभावनाओं को समझ सकें जो अन्य स्थिति में अनदेखी रह जाती है। लेकिन संभव ही कि इसमें इतनी पर्याप्त ऊर्जा ना हो कि हमारे व्यवहार की विश्वसनीय शक्ति बन सके। मैं यहाँ यह मानकर चल रहा हूँ कि हमें किसी चीज़ को देखने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा कुछ करने या अपने को अभिव्यक्त करने के लिए चाहिए होती है। वहीं दूसरी ओर यदि हमारे भीतर कोई टकराव नहीं हुआ है तो यह नई जागरूकता व खोज वह तुरंत बिना किसी कठिनाई के प्रबल शक्ति बन जाएगी। लेकिन यदि धारणाओं का टकराव रहा और हम संघर्षशील शक्तियों को अक्रियाशील बनाने की इच्छुक नहीं हुए, अपने प्रयासों को बढ़ाकर विशेष रूप से यदि वे नकारात्मक आवेशित हों, तब हम अपने को जाना है कि उस पर कदम उठाना कम से कम एक संघर्ष तो बन ही जाएगा और शायद यह करना लगभग असंभव हो जाता है। मैंने यहाँ अभी जिस मनोवैज्ञानिक दुविधा का वर्णन किया है उसे लगभग हर ट्रेडर को सुलझाना होता है। मान लीजिए आपकी संभावनाओं की प्रकृति पर ज़बरदस्त पकड़ है और इसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि अगला ट्रेड सिलसिलेवार सौदों में संभावित परिणामों वाला बस एक और ट्रेड है। फिर भी आप पाएंगे कि आप अगला ट्रेड करने को लेकर अब भी भयभीत हैं, या आप में अभी भी उन कुछ भय आधारित ट्रेडिंग त्रुटियों की गुंजाइश है जिन पर हमने पिछले अध्यायों में चर्चा की है। याद रखिए कि भय के आधारभूत कारण में बाजार सूचनाओं की जोखिमपूर्ण परिभाषित व व्याख्यात करने की संभावना है। बाजार सूचनाओं को जोखिमपूर्ण परिभाषित करने वाली हमारी संभावनाओं को स्रोत है। क्या हम उम्मीदें अब जब बाजार ऐसी सूचनाएं उत्पन्न करे जो हमारी उम्मीदों की पुष्टि ना करती हो, तब अप डाउन टिक्स के जोखिम का तत्व दिखने लगता है, नकारात्मक आवेशित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें भय, तनाव और घबराहट की अनुभूति होती है। हमारी उम्मीदों का आधारभूत स्रोत क्या है? हमारी धारणाएं। आपने धारणाओं की प्रकृति का आलोक में अब तक जो कुछ भी समझा है, इसके बाद यदि आप अभी भी ट्रेड करते वक्त नकारात्मक मन स्थिति अनुभव करते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप में संभावित परिणामों को जानने और आपके मानसिक परिवेश में कुछ और होने का तर्क देती है। अभिव्यक्ति की मांग करती है, अन्य धारणाओं के बीच टकराव जारी है। याद रखिए, सभी सक्रिय धारणाएं अभिव्यक्ति की मांग करती हैं, भले ही हम ऐसा करना ना चाहते हों। संभावनाओं पर विचार करने के लिए आपको इस पर विश्वास करना होगा कि बाजार में हर क्षण एक विशिष्ट है, या विशेषतः हर बढ़त के विशिष्ट परिणाम होते हैं। जब आप हर बढ़त के विशिष्ट परिणाम होने पर कार्यात्मक स्तर तक विश्वास रखेंगे, अर्थात इसे बिना किसी विरोधी धारणा के तर्क की अपनी प्रबल धारणा बनाएंगे, तो आपको ऐसी मन स्थिति अनुभूति होगी जो ट्रेड करते समय आपको भय, तनाव और घबराहट से मुक्त रखेगी। यह करने और कोई तरीका नहीं है। विशिष्ट परिणाम ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने पहले भी अनुभव किया हो, इसलिए यह ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम पहले से जानते हों। यदि हम इससे परिचित हैं तो इसे विशिष्ट नहीं कहा जा सकता। जब आपको लगे कि आप जानते हैं आगे क्या होने वाला है, तब आप बाजार से किसकी उम्मीद में हैं? यदि आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो आप बिल्कुल सही हैं। यदि आपको लगता हो कि कुछ भी हो सकता है और इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं कि यहाँ धन कैसे कमा सकते हैं, तब बाजार सूचनाओं में ऐसा क्या है जिसे जोखिमपूर्ण व कष्टकारी परिभाषित या व्याख्यात किया जा सके? यदि आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, तो आप फिर से बिल्कुल सही हैं। धारणाओं की अभिव्यक्ति की मांग की एक और उदाहरण है कि स्थिति की कल्पना करें जहां बच्चे के कुत्ते के से सामना होने पर पहला अनुभव सकारात्मक रहा। इस कारण उसे कुत्ते को किसी कुत्ते के साथ संपर्क बनाने में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसका पहली बार जिससे सामना हुआ था वह मित्रवत था। इसलिए उसे पता नहीं ऊर्जातीत धारणा है या कि कुत्ते उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या उसे कष्ट के लिए अनुभव का कारण बन सकता है। जब उसने अपनी स्मृति को शब्दों से जोड़ना सीखा, तब संभवतः उसने इन पंक्तियों को धारणा बनाया कि सभी कुत्ते मित्रवत और आनंदप्रद होते हैं। तो वो जब भी कुत्ते के बारे में सोचेगा या धारणा अभिव्यक्ति की मांग करेगी, ऐसा व्यक्ति जिसे कुत्ते के साथ नकारात्मक अनुभव हुआ हो, उसे उस बच्चे में बड़ी लापरवाही का रवैया दिखेगा। यदि आप उस बच्चे को यकीन दिलाएं कि यदि उसे सावधानी नहीं रखी तो उसे वो काट सकता है, तो उसकी धारणा आपकी सलाह को या तो कम महत्व देगी या पूरी तरह खारिज कर देगी। वो कुछ ऐसा जवाब देगा, कभी नहीं, या मेरे साथ ऐसा नहीं होगा।
मान लीजिए जीवन में उसका कभी किसी ऐसे अपरिचित कुत्ते से सामना हुआ जो अकेला रहना चाहता है। वह कुत्ता गुड़ जाएगा और बच्चा चेतावनी को देखकर अनदेखा कर देगा और कुत्ता उस पर हमला कर देगा। बच्चे की धारणा व्यवस्था के नज़रिए से देखें तो उसे यह एक रचनात्मक अनुभव मिला है। इस अनुभव की उसकी सब कुत्ते मित्रवत होते हैं कि धारणा पर क्या प्रभाव होगा। क्या वो पहले भी उदाहरण वाले बच्चे की तरह सभी कुत्तों से भयभीत रहने लगेगा? दुर्भाग्य से ऐसे सवालों के सीधा जवाब नहीं होते, क्योंकि इनके अलावा और भी कई धारणाएं हैं जो अभिव्यक्ति की मांग करने लगेंगी। इनका कुत्ते के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इस स्थिति में उसने से कोई भी काम करना शुरू कर देगी। उदाहरण के लिए, क्या हो यदि इस बच्चे में धोखे को लेकर अति विकसित धारणा हो। उसे लगता हो कि एक खास स्थिति में बहुत से खास लोगों ने उसे धोखा दिया है, जो उसकी गहन भावनात्मक कष्ट के अनुभव के कारण बने। यदि वो एक कुत्ते के हमले के कुत्तों द्वारा आमतौर पर देने वाले धोखे से जोड़ दे, जो मूलतः कुत्ते द्वारा उसके विश्वास से किया गया धोखा है, तो सहज ही वो सभी कुत्तों से भयभीत रहेगा। उसकी मूल धारणा है कि निहित समस्त सकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही नकारात्मक आवेशित ऊर्जा में बदल जाएगी। यह बच्चा इस बदलाव के कारण यदि मुझे एक कुत्ता धोखा दे सकता है तो कोई भी कुत्ता दे सकता है का तर्क देगा। हालांकि मुझे लगता है कि यह चरम और अत्यंत असंभव स्थिति यह भी संभव है कि यहाँ मूल धारणा में सभी शब्द तुरंत अक्रियशील हो जाएं और वह ऊर्जा नई धारणा में बदल जाए जो कुत्तों के स्वभाव को ज़्यादा बेहतर ढंग से दर्शाती हो। इस नए अनुभव के कारण ऊर्जा में हुए बदलाव ने उस कुत्तों के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा जानने के लिए विवश किया जिस संभावना को वह अन्य हालातों में सिरे से खारिज कर देता। उसकी कुत्तों से मित्रवत होने की धारणा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वो अभी भी कुत्ते के साथ खेलेगा, लेकिन अब वो उसे मित्रवत और अमित्रता के संकेत देखने की सावधानी रखेगा। मुझे लगता है कि हमारे अस्तित्व में की प्रकृति का बुनियादी सत्य यह है कि बाजार तथा हमारे दैनिक जीवन में भी हर क्षण एक ऐसा तत्व है जिसे हम जानते हैं, समानता है, और ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें हम नहीं जानते या नहीं जान सकते, क्योंकि हमने अभी उन्हें अनुभव नहीं किया है। जब तक हम अपने दिमाग विशिष्ट परिणामों की उम्मीद के लिए सक्रिय होकर प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक हम केवल उसे ही अनुभव कर सकेंगे जो हम जानते हैं। बाकी सभी संभावनाओं जो हमारी जानकारी और उम्मीदों से सुसंगत नहीं है, हमारे निकट से अज्ञात अनदेखी विकृति और सीधे खारिज होकर या आक्रामक रहकर गुजर जाएगी। जब आपको सचमुच विश्वास हो कि आपको जानना जरूरी नहीं है, तब संभावनाओं पर विचार करते रहे होते हैं, तब आपके पास बाजार के किसी खास दिशा में जाने की संभावना का प्रस्ताव को रोकने, अनदेखी करने, विकृत करने, खारिज करने या इस पर आक्रामक होने का कोई कारण नहीं होगा। यदि आप इस बयान में वर्णित गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको सक्रिय होकर अपने दिमाग को प्रत्येक क्षण की विशिष्टता पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आपको उन सभी धारणाओं को अक्रियाशील करना होगा जो कुछ अलग होने का तर्क देती हो। यह वैसी ही प्रक्रिया है जिससे पहले परिदृश्य होने वाले बच्चे को गुजरना था। यह अपने आप नहीं होगा। वो बिना भय के कुत्ते से संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नई धारणा बनानी थी और इसकी विरोधी धारणा को अक्रियाशील करना था। यही बतौर ट्रेडर सतत सफल हासिल करने का रहस्य है। धारणाएं लगातार काम करती रहती हैं, भले ही हमें मानसिक परिवेश में उसकी मौजूदगी का एहसास तक ना हो। दूसरे शब्दों में, हमें किसी धारणा के अपनी सूचनाओं के नज़रिए या व्यवहार को लेकर शक्ति रूप में काम करते रहने के लिए उस खास धारणा को सक्रिय होकर याद रखने या उसके सचेत अभिगम की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस पर विश्वास करना आसान नहीं है। जो चीज़ हमें याद तक नहीं है उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ज़रा विचार करिए, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वो हमारे चेतन या अचेतन स्तर पर संग्रहित रहता है। यदि मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कार चलाने के लिए सीखे विशिष्ट कौशल के बारे में पूछूं, तो शायद आपको वो सभी चीज़ें याद नहीं होंगी जिन पर इस सीखने की प्रक्रिया के दौरान आपको केंद्रित रहना व ध्यान रखना पड़ा था। मुझे जब पहली बार एक किशोर को ड्राइविंग सिखानी थी तो मुझे हैरानी हुई कि इसके लिए कितना कुछ सीखना पड़ता है। ऐसी कितनी ही प्रकृतियाँ थीं जिन्हें मैं बिना चेतन स्तर पर विचार किए सहज ढंग से किए जा रहा था। इस लक्षण को दर्शाने का संभवतः सबसे अच्छा उदाहरण नशे में ड्राइव करने वाला व्यक्ति का है। किसी भी दिन या रात में संभवतः ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं जो इतने
अधिक नशे में होंगे कि बता नहीं सके कि वो एक दूसरे बिंदु तक ड्राइव करके कैसे पहुँचे। ये कैसे हुआ उसे समझना तब कठिन था जब तक कि आप किसी व्यक्ति के ड्राइविंग कौशल और उसकी जागृत चेतना में कहीं गहरे स्तर पर ड्राइविंग की स्वचालित क्षमता की धारणा पर विचार नहीं करेंगे। निश्चित ही कुछ नशेड़ी ड्राइवर दुर्घटना भी कर बैठते हैं, लेकिन जब आप आम ड्राइवरों और नशे में ड्राइव करने वालों से हुई कुल दुर्घटना दर की तुलना करेंगे तो पाएंगे इसमें ज़्यादातर अंतर नहीं है, बल्कि नशे में ड्राइव करते हुए दुर्घटना की संभावना तब बढ़ जाती है जब ड्राइवर सो जाए या कुछ ऐसा घट जाए जिससे सोच समझकर और तेज़ी से प्रतिक्रिया देनी हो। दूसरे शब्दों में ऐसी ड्राइविंग स्थितियां जहां केवल अवचेतन का काम करना काफ़ी नहीं होता। स्वमूल्यांकन और ट्रेडिंग, यह लक्षण हमारी ट्रेडिंग पर किस तरह लागू होते हैं। यह काफ़ी गंभीर बात है। ट्रेडिंग परिवेश हमें धन कमाने की असीमित अवसर प्रदान करता है, लेकिन केवल धन होने या हमारा इन्हें पाने की संभावनाओं को समझ लेने का यह अर्थ नहीं है कि हमें बतौर व्यक्ति स्वमूल्यांकन की असीमित भावना मिल जाती है। दूसरे शब्दों में हम अपने लिए कितना धन चाहते हैं, हमने कितने धन की मौजूदगी को जाना है और हमें अपने को वस्तुतः कितना धन पाने के योग्य या हकदार समझते हैं, इन सब के बीच बड़ा अंतर होता है। स्वमूल्यांकन की भावना को सब में होता है। इस भावना को दर्शाने का सबसे आसान तरीका चेतन व अवचेतन दोनों ही स्तरों पर उन सभी सक्रिय धारणाओं की सूची बनाना है जिनमें विपरीत तर्क देने या एकत्रित करने या कुछ महान हासिल करने या बड़े स्तर की सफलता व समृद्धि पाने के पक्ष या विपक्ष में तर्क देने की संभावना हो। तत्पश्चात सकारात्मक आवेशित धारणा की नकारात्मक आवेशित धारणाओं के साथ तुलना करें। यदि आप में सफलता व समृद्धि के पक्ष में तर्क देने वाली सकारात्मक आवेशित धारणाओं की संख्या नकारात्मक आवेशित धारणाओं से अधिक है तो आपका स्वमूल्यांकन सकारात्मक भावना का होगा। इससे उलट होगा तो आपका स्वमूल्यांकन नकारात्मक भावना का होगा। इन धारणाओं को एक दूसरे से परस्पर संवाद या गतिविज्ञान उतना ही सरल नहीं है जितना सरलता से मैंने इस बयान किया है, बल्कि यह इतना पेचीदा हो सकता है कि इसे व्यवस्थित करने व सुलझाने के लिए कई वर्ष तक पूरक मानसिक मशक्कत करनी होगी। आपको लिए यह समझना जरूरी है कि यह असंभव है कि किसी सामाजिक परिवेश में पलते बढ़ते उसकी कुछ ऐसी नकारात्मक आवेशित धारणाएं ना मिले जो सफल होने या बड़े पैमाने पर धन हासिल करने के खिलाफ तर्क ना देती हों। ऐसी आत्मघाती धारणाएं ज़्यादा याद रहती नहीं हैं, लेकिन ये अवचेतन स्तर पर काम करती रहती हैं। लेकिन हमारा इन्हें भूल जाने का कोई अर्थ नहीं, अक्रियाशील होना नहीं है। हमें यह आत्मघाती धारणाएं कैसी मिलती हैं? दुर्भाग्यवश यह बेहद आसान है। इसका संभवतः सबसे आम तरीका यह है कि जब बच्चा कुछ ऐसा करे जिसके लिए उसके माता पिता या शिक्षक ने मना किया था और उसे करते हुए वह दुर्घटनावश चोटिल हो जाए, तो बहुत से माता पिता बच्चे को अपनी बात समझाने के लिए ऐसी स्थिति में यह कहते हैं कि तुम्हारे साथ यह हुआ, आपको जो कष्ट हुआ है क्योंकि तुम इसी के लायक थे या मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तुम्हें सज़ा दी। ऐसी बातें कहने या सुनने में समस्या यह है कि इनमें संभावना है कि बच्चा भविष्य में कभी भी चोट पहुंचने को इस बयान को जोड़कर देखने लगेगा और इसके साथ ही उसमें धारणा बन जाएगी कि वह सफलता, प्रसन्नता और प्रेम पाने के लिए अनुपयुक्त है। जिसे हम जिस चीज़ को लेकर अपराधबोध होते हैं उसका हमारे आत्मसम्मान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अपराधबोध आमतौर पर बुरा व्यक्ति होने से जुड़ा होता है और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि बुरे लोगों को पुरस्कार नहीं बल्कि सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ धर्म बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत अधिक धन होना गैर धार्मिक या गैर आपराधिक कुछ है। कुछ लोग किसी खास तरीके से धन कमाने को गलत मानते हैं, भले ही यह पूरी तरह वैध और सामाजिक नज़रिए से नैतिक ही क्यों ना हो। पुनः भले ही आपको जिसे आप संभव मानते हैं उस सफलता को पाने के खिलाफ तर्क देने वाली वह चीज़ याद ना रहे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपने जो सीखा वह भी हमें प्रभावहीन हो जाएगा। हमारी ट्रेडिंग के दौरान यह अवचेतन आत्मघाती धारणाएं अक्सर ध्यान या अवधान केंद्रित रखने के लिए कमी के रूप में सामने आती हैं। इस कारण खरीदने की जगह बेचने या इसकी विपरीत अवस्था जैसी कई तरह ट्रेडिंग त्रुटियां हो सकती हैं। आपको ध्यान भटकाने वाले ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपको स्क्रीन से दूर होने को विवश कर दें और जब तक वापस आते हैं तब तक आप
दिन का बड़ा ट्रेड करने का मौका गंवा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने सतत सफलता के विभिन्न स्तरों को हासिल किया, लेकिन उन्होंने पाया कि इक्विटी पाने के कुछ खास दरवाजे को वो तोड़ नहीं सके। उन्हें एक ऐसे अदृश्य लेकिन अवास्तविक अवरोध का एहसास हुआ जो शीशे की ऐसी स्पष्ट सीमा थी जिसे कॉरपोरेट जगत में बहुत सी महिला अधिकारियों ने अनुभव किया होगा। इन ट्रेडर्स को इस अवरोध से टकराने के बाद हर बड़ी गिरावट का अनुभव हुआ। फिर बाजार में हालात चाहे जैसे रहे हों, फिर भी यदि उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ था तो अक्सर भाग्य या बाजार के उतार चढ़ाव अथवा अपने दुर्भाग्य के दौर को दोष देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका जो इक्विटी कर्व कुछ माह से स्थिर रूप से बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त उसमें बड़ी गिरावट आ जाती है। मैंने इसे मनोवैज्ञानिक परिघटना को निगेटिव जोन में होने के रूप में परिभाषित किया है। जोन में रहते हुए ट्रेडर के खाते में धन जिस आसानी से आता है, इस स्थिति में वह उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। तो यहाँ एक ऐसे निगेटिव जोन में होते हैं जहाँ कुछ अनसुलझी व स्वमूल्यांकन समस्याएं उनकी सूचनाओं और व्यवहार के नज़रिए पर रहस्यमय ढंग से कार्य करने लगती हैं। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि आपको अपनी लगातार बढ़ती स्व मूल्यांकन की सकारात्मक भावना के खिलाफ तर्क देने वाली हर एक धारणा को अक्रियाशील करना होगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन कुछ आपको इन धारणाओं की मौजूदगी को लेकर सचेत रहना होगा। आपको अपनी ट्रेडिंग पद्धति में कुछ ऐसे विशिष्ट कदम शामिल करने होंगे जिनसे यह धारणाएं सिर उठाते ही प्रभावहीन हो जाएं। दोस्तों,